जंगल का एक कानून है कि जो ज्यादा ताकतवर होता है वही जीवित रहता है। इसी के समांतर मनुष्यों की दुनिया में जो ज्यादा मृदुभाषी, सहनशील, नाप तोल कर बोलने वाला और समय का पाबंद होता है वही जीवन में ज्यादा सफलता हासिल करता है। अगर ये बातें हिंदी सिनेमा के 70 और 80 के दशक के अभिनेताओं को केंद्र में रखकर कही जाए तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही समीकरण देखने को मिलता है, जहाँ धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, शशि कपूर, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर और राज बब्बर जैसे कई बेहद प्रतिभाशाली अभिनेताओं के होने के बाद भी अमिताभ सबसे आगे निकल गए और कहीं न कहीं ये सभी उनके साये तले दब गए। आज की इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम इन्हीं एक्टर्स पर विस्तार से चर्चा करेंगे और विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो अमिताभ इन सबसे आगे निकल गए। वीडियो की शुरुआत करते हैं धर्मेंद्र साहब से। फिल्म शोले में जय की भूमिका के लिए निर्देशक रमेश सिप्पी को अमिताभ की सिफारिश करते हुए धर्म जी ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब वो अमिताभ से असुरक्षित महसूस करने लगेंगे। अब आप कहेंगे कि ऐसा कब हुआ भाई जब धर्म जी अमिताभ से असुरक्षित हो गए। दरअसल ये वक्त आया था 70 के दशक के अंत में, जब अमिताभ और धर्मेंद्र की जोड़ी को शान और राम बलराम जैसी फिल्मों के लिए साइन किया गया। शोले की सफलता को दोहराने के लिए रमेश सिप्पी ने एक बार फिर से धर्मेंद्र अमिताभ की जोड़ी को लिया, लेकिन इस बार अमिताभ के किरदार को न केवल धर्म जी के किरदार के बराबर लिखा गया बल्कि कहीं कहीं पर तो भारी भी लग रहा था। धर्मेंद्र ने यह बात स्क्रिप्ट में नोटिस की और कहीं न कहीं यही कारण रहा कि उन्होंने शान फिल्म को छोड़ दिया। धर्म जी के फिल्म छोड़ने के पीछे कुछ लोग फिल्म के निर्देशक रमेश सिप्पी और लेखक जोड़ी सलीम जावेद को जिम्मेवार ठहराते हुए यह कहते हैं कि उन्होंने धर्म जी से ज्यादा तवज्जो अमिताभ बच्चन को दिया। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि लोग उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं और तकरीबन उस दौर का हर फिल्मकार अमिताभ को ज्यादा तवज्जो दे रहा था, जिसमें अमिताभ की प्रसिद्धि और उनके अद्भुत अभिनय कौशल का भी हाथ था। अब बात अभिनय कौशल की निकल ही आई है तो इस संबंध में फिल्म राम बलराम का जिक्र स्वतः ही आ जाता है। फिल्म के निर्देशक विजय आनंद बताते हैं कि इसकी शूटिंग के दौरान धर्म जी अमिताभ से काफी असुरक्षित हो गए थे और अक्सर उनके सोलो शॉट्स देखने की मांग किया करते थे। साथ ही जब दोनों सिंगल फ्रेम में होते थे तो धर्म जी अमिताभ को ओवर शेडो करने की भरसक कोशिश करते थे और इस प्रयास में वो धीरे से बोले जाने वाले संवादों को भी जोर जोर से बोलते। नतीजन उनका परफॉर्मेंस अमिताभ के आगे धूमिल पड़ जाता। इसके विपरीत अमिताभ बड़ा सोच समझकर संतुलित ढंग से अपने संवादों को बोलते, जिसे आप फिल्म देखते वक्त अनुभव भी कर सकते हैं। बात करें राजेश खन्ना साहब की तो एक समय पर लगातार 17 हिट्स देकर हिंदी फिल्मों के पहले सुपरस्टार की उपाधि हासिल करने वाले इस अभिनेता ने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस पतले दुबले लड़के की वो उसी की प्रेमिका के सामने बुराई कर रहे हैं वही लड़का एक दिन उनकी सुपरस्टार की कुर्सी छीन लेगा। कहते हैं कि साल 1972 में आई फिल्म बावर्ची की शूटिंग के दौरान अक्सर अमिताभ जया भादुड़ी से मिलने फिल्म के सेट पर जाया करते थे, जो कि राजेश खन्ना को अच्छा नहीं लगता। इसका कारण भले जो भी हो, पर जया भादुड़ी को अमिताभ से दूर रहने की सलाह देते हुए राजेश खन्ना कहते कि इस लड़के का फिल्मों में कोई भविष्य नहीं है। जया, जिन्हें अमिताभ के प्रतिभा पर यकीन था, वह कहती कि एक समय ऐसा आएगा जब यह लड़का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को अपने इशारे पर नचाएगा और वो वक्त अगले 2-4 सालों में आ भी गया। जब साल 1973 में आई जंजीर की बेशुमार सफलता के बाद अमिताभ ने बैक टू बैक दीवार और शोले जैसी बड़ी हिट फिल्में दे डाली। कहा जाता है कि साल 1973 से ही अमिताभ राजेश खन्ना पर भारी पड़ने लगे थे। दरअसल मशहूर निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने अपनी कालजयी फिल्म आनंद के बाद एक बार फिर अमिताभ और राजेश खन्ना को साथ में साइन किया। यह फिल्म थी नमक हराम। इसमें अमिताभ का अभिनय देखकर राजेश खन्ना को लगने लगा था कि कहीं अमिताभ उन पर भारी न पड़ जाएं। फिल्म के क्लाइमेक्स के लिए ऋषिकेश मुखर्जी ने दोनों अभिनेताओं को ये पूछा कि उनमें से कौन फिल्म के क्लाइमेक्स में मरना चाहेगा। राजेश खन्ना इस बात पर अड़ गए कि फिल्म का डेथ सीन उन्हीं पर ही फिल्माया जाए, क्योंकि उनको लगता था कि जिस भी फिल्म में उनकी मौत होती है वो फिल्म हिट हो जाती है। साथ ही राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि अमिताभ को दर्शकों की सहानुभूति मिले। यहाँ तक कि राजेश खन्ना ने फिल्म का सबसे सुंदर गीत मैं शायर बदनाम भी खुद पर फिल्माने को कहा, जबकि उसे रजा मुराद के द्वारा फिल्म में गाया जाने वाला था। इन सब के बावजूद फिल्म के रिलीज से कुछ समय पहले रिलीज हुई जंजीर ने सारे समीकरण बदल डाले। नतीजन नमक हराम के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फिल्म के पोस्टर्स बदल दिए। पुराने पोस्टर्स में राजेश खन्ना की बड़ी सी तस्वीर
तस्वीर थी और अमिताभ कहीं कोने में दिख रहे थे। लेकिन जंजीर के हिट होते ही अमिताभ के बड़े बड़े पोस्टर्स रिलीज कर दिए गए। यही नहीं, फिल्म रिलीज होते ही हर तरफ अमिताभ के अभिनय की तारीफ हुई और उनको फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। जाहिर है कि इस फिल्म के बाद अमिताभ और राजेश खन्ना ने कभी साथ में काम नहीं किया। कहा जाता है कि निर्देशक यश चोपड़ा फिल्म दीवार में अमिताभ बच्चन से पहले राजेश खन्ना को लेना चाहते थे। इस संबंध में राजेश खन्ना अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि यश चोपड़ा अवश्य मुझे दीवार में लेना चाहते थे, लेकिन सलीम जावेद उन्हें इस शर्त पर स्क्रिप्ट देने को तैयार थे अगर फिल्म के नायक अमिताभ बच्चन होंगे। बाद में जब मैंने फिल्म के 2 ही रील देखे तो यह समझ गया कि सलीम जावेद अमिताभ बच्चन को क्यों लेना चाहते थे। राजेश खन्ना इस संबंध में एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हांडी का एक ही चावल बता देता है कि पूरे हांडी का क्या हाल है। खैर, यहाँ यह भी एक अकाट्य सत्य है कि राजेश खन्ना एक बेहतरीन अभिनेता थे और उनकी रोमांटिक फिल्मों का कोई तोड़ न था। लेकिन 70 के दशक के मध्य तक आते आते रोमांटिक फिल्मों की जगह मारधाड़ और एक्शन से भरपूर फिल्मों ने ले लिया और यहीं राजेश खन्ना पिछड़ गए और अमिताभ दिन प्रतिदिन खुद को बतौर एंग्री यंग मैन स्थापित करते चले गए। रोमांटिक फिल्मों की फेहरिस्त में एक और अभिनेता आते हैं जिन्हें अमिताभ के एंग्री यंग मैन छवि का बेहद नुकसान उठाना पड़ा। ये अभिनेता थे ऋषि कपूर। ऋषि कपूर के फिल्मी कैरियर की शुरुआत साल 1973 में फिल्म बॉबी से हुई थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित भी हुई थी। इसी साल अमिताभ ने फिल्म जंजीर के जरिए स्टारडम हासिल किया, लेकिन ऋषि कपूर को जहां बड़ी हिट फिल्में 2-3 साल में एक बार नसीब होती थी, वहीं अमिताभ ने हिट सुपर हिट की झड़ी लगा दी। यही कारण है कि ऋषि कपूर को अमिताभ बच्चन के साथ काम करने में हिचकिचाहट थी, क्योंकि अमिताभ की फिल्मों में अक्सर बाकी अभिनेता दब जाया करते थे। उन्होंने फिल्म दुनिया मेरी जेब में को इसलिए मना कर दिया था क्योंकि फिल्म में दूसरे रोल के लिए अमिताभ बच्चन को साइन करने की तैयारी चल रही थी और ऋषि कपूर को इस बात का डर था कि विकलांग की भूमिका में सारी सहानुभूति अमिताभ बच्चन को मिल जाएगी। खैर, फिल्म के निर्माता ऋषि कपूर के अजीज दोस्त थे, अतः फिल्म में अमिताभ को लेने का प्लान छोड़ दिया गया और उनकी जगह पर शशि कपूर को साइन किया गया। ऋषि कपूर के कैरियर पर ध्यान दे तो उनकी लगभग सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में या तो अमिताभ बच्चन के साथ थीं या नायिका प्रधान फिल्में थीं। ऋषि कपूर बेहद बड़े और काबिल अभिनेता होने के बावजूद कभी सुपरस्टार के दर्जे तक नहीं पहुंच सके, क्योंकि उनकी फिल्मों का सफलता का श्रेय या तो अमिताभ बच्चन को मिल जाता था या उनकी फिल्मों की नायिकाओं को। बात करें शशि कपूर की तो 70 के दशक के पूर्वार्ध में जब बतौर सोलो हीरो शशि की फिल्में पिटने लगी तो अमिताभ की फिल्मों में सेकेंड लीड रोल करके उन्होंने अपने कैरियर को आगे बढ़ाया और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जमे रहे। यहाँ इसका मतलब यह भी नहीं है कि शशि कपूर अच्छे अभिनेता नहीं थे, बल्कि उन्होंने मार्केट की डिमांड के आधार पर खुद को बदला और अमिताभ की बादशाहत को चुनौती देने के बजाय उसे स्वीकार कर लिया। अमिताभ के प्रतिभा की झलक शशि कपूर को काफी पहले ही मिल चुकी थी और यही कारण रहा कि साल 1970 में आई फिल्म बॉम्बे टॉकीज की शूटिंग के दौरान अमिताभ से उन्होंने कहा कि तुम तो हीरो मटेरियल हो यार, कहाँ तुम इन फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाओं के चक्कर में पड़े हो। दरअसल पैसों की खातिर अमिताभ बच्चन ने उस फिल्म में शमशान जाति भीड़ में एक छोटी सी भूमिका स्वीकार कर ली थी, जिसके लिए उन्हें 500 रुपये मिले थे। बाद में जब फिल्म एडिटिंग टेबल पर गई तो शशि कपूर ने अमिताभ की भलाई को ध्यान में रखते हुए उनका रोल फिल्म से पूर्ण रूपेण हटा दिया, क्योंकि जो एक्टर किसी फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट सरीखी भूमिका कर चुका हो उसे कोई अन्य फिल्मकार नायक के तौर पर क्यों लेगा। बहरहाल बाद के वर्षों में शशि कपूर पर ये आरोप भी लगने लगे कि वो अमिताभ की फिल्मों में सहायक भूमिका निभाकर अपना कैरियर चला रहे हैं, वरना जिस भी साल उनकी और अमिताभ की जोड़ी की फिल्म नहीं चली उस साल शशि कपूर का करियर डावाडोल हो गया। जैसे कि साल 1977 में ईमान धर्म फ्लॉप हुई तो उस साल शशि कपूर की अन्य 7 फिल्में भी फ्लॉप हो गयी। 1980 में शान और 2 और 2 5 नहीं चली तो शशि कपूर की लगभग 10 फिल्में असफल हो गई थीं। शायद शशि कपूर भी 80 के दशक तक आते आते ये समझ गए कि अगर फिल्म चलानी है तो उसमें अमिताभ बच्चन का होना लाजमी है। इसलिए जब उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट में उत्सव फिल्म बनाने का सोचा तो अमिताभ बच्चन को फिल्म में साइन करने की कोशिश की, लेकिन अपने एक्सीडेंट के चलते अमिताभ ये रोल नहीं कर पाए और नतीजन फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई और शशि कपूर लगभग दिवालिया ही हो गए। अब शशि कपूर को इस संकट से निकालने की जिम्मेदारी अमिताभ बच्चन पर आ गई, जिन्होंने शशि कपूर के निर्देशन में फिल्म अजूबा बिना किसी फीस के ही साइन की। पर अफसोस ये फिल्म जब तक रिलीज हुई तब तक अमिताभ का कैरियर भी ढलान पर जाने लगा और ये फिल्म भी असफल हो गई। चलिए अब चलते हैं उस एक्टर की तरफ जिसे 70 के दशक में अमिताभ के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में देखा गया। जी हाँ, आप सही समझे, हम विनोद खन्ना साहब
साहब की बात कर रहे हैं, जिन्होंने तकरीबन हर फिल्म में अमिताभ को कांटे की टक्कर दी, लेकिन इनके द्वारा किए गए कुछ फैसलों ने उन्हें अमिताभ के कद तक नहीं पहुंचने दिया। 70 के दशक के उत्तरार्ध में विनोद खन्ना एक के बाद एक हिट फिल्में दिए जा रहे थे, जिस कारण उन्हें अमिताभ के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जाने लगा था। फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के दौरान अमिताभ बच्चन ने गलती से विनोद खन्ना के ऊपर ग्लास फेंक दी थी, जिससे वो घायल हो गए थे। इस बात को कई फिल्मी मैगजीन्स ने मिर्च मसाला लगाकर पेश किया और कहा कि अमिताभ विनोद खन्ना के चेहरे को बिगाड़ना चाहते थे। अपने कैरियर के चरम पर दोनों ने साथ में एक और फिल्म में काम किया था, जिसका नाम था खून पसीना। इस फिल्म के दौरान विनोद खन्ना को ये एहसास हुआ कि उनकी भूमिका अमिताभ बच्चन के मुकाबले काफी छोटा है और वैसी नहीं है जैसा उन्हें सुनाया गया था। जब इस फिल्म की शूटिंग के लिए विनोद खन्ना सेट पर पहुंचे तो उन्हें महसूस हुआ कि फिल्म की स्क्रिप्ट तो पूरी तरह से बदल दी गई है। उन्हें बताया गया था कि फिल्म में उनकी भूमिका अमिताभ बच्चन के समांतर होगी, पर अब तो वो फिल्म में महज सपोर्टिंग एक्टर बनकर ही रह गए हैं। ऊपर से उनके सिर पर भूरे बालों का एक विग फालतू में लाद दिया गया है। इस संबंध में विनोद खन्ना ने प्रकाश मेहरा से बात करके अपनी नाराजगी जाहिर की और इन परिस्थितियों में फिल्म करने से साफ मना कर दिया। अंत में प्रकाश मेहरा पूरे मामले को अपने हाथों में ले लिए और कहानी में जरूरी तब्दीलियां करवाई। तब कहीं जाकर विनोद खन्ना ने शूटिंग शुरू की। कुछ ऐसा ही फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के दौरान हुआ, जहां विनोद खन्ना का रोल अमिताभ बच्चन के मुकाबले बेहद छोटा था। पहले इस रोल के लिए शत्रुघ्न सिन्हा को लिया जाने वाला था, लेकिन निर्माताओं को ऐसा अभिनेता चाहिए था जो दिखने में अमिताभ बच्चन से बेहतर हो, ताकि हीरोइन अमिताभ को उसके लिए छोड़ सके। खैर, विनोद खन्ना को इस फिल्म के लिए मनाना प्रकाश मेहरा को काफी महंगा पड़ा, क्योंकि न सिर्फ विनोद खन्ना को अमिताभ बच्चन के बराबर फीस मिली, बल्कि इस फिल्म के दौरान विनोद खन्ना ने प्रकाश मेहरा से 40 लाख रुपए लोन लिए थे, जिसे बाद में उन्होंने ये कहकर चुकाने से मना कर दिया था कि इसे मुकद्दर का सिकंदर की सफलता का बोनस समझ लें। खैर, इससे पहले कि विनोद खन्ना अमिताभ बच्चन के लिए खतरा बन पाते, उनका मन फिल्मों से उचट गया और वो अध्यात्म की तलाश में ओशो के आश्रम पहुंच गए। इस तरह विनोद खन्ना ने अपने हाथ में आए अवसर को गंवा दिया। शत्रुघ्न सिन्हा ऐसे ही एक और अभिनेता थे जिनका अमिताभ से 36 का आंकड़ा रहता था, और अपने पूरे कैरियर के दौरान वो अमिताभ से खुद को बड़ा अभिनेता दिखाने की कोशिश करते रहे। ये प्रतिद्वंदिता विशेष रूप से फिल्म काला पत्थर के दौरान बढ़ गई थी, जहां दोनों के बीच काफी तानातानी देखने को मिली। दोनों अभिनेता काफी हद तक एक दूसरे के विरोधाभास थे। अमिताभ हमेशा सेट पर समय से पहले आते और शत्रुघ्न सिन्हा सेट पर 4 से 5 घंटे लेट पहुंचते थे। अमिताभ सीन पर मेहनत करते थे, वहीं शत्रुघ्न सिन्हा एक बार पढ़कर ही बड़े से बड़े सीन को शूट कर लेते थे। इन दोनों को साथ में किसी फिल्म में लेने से फिल्मकारों को पापड़ बेलने पड़ जाते थे। शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म करने को तभी राजी होते थे जब फिल्म में अमिताभ की फीस से ज्यादा फीस उन्हें मिले, भले फिल्म में उनका रोल छोटा ही क्यों न हो। ऐसा ही कुछ शत्रुघ्न सिन्हा ने फिल्म शान में किया था। आखिरकार साल 1982 की फिल्म देश प्रेमी में शत्रुघ्न सिन्हा के गैर पेशेवर व्यवहार को देखते हुए उन्हें निकालकर ये रोल नवीन निश्चल को दे दिया गया था। इसके बाद दोनों कलाकारों के बतौर लीड एक्टर साथ में कोई फिल्म नहीं आई। यही नहीं, उनकी सालों से अटकी फिल्म यार मेरी जिंदगी के लिए भी अमिताभ बच्चन ने शूटिंग करने से मना कर दिया और पूरी फिल्म को शत्रुघ्न सिन्हा के सहारे किसी तरह पूरा किया गया था। 80 के दशक तक आते आते शत्रुघ्न सिन्हा का बतौर प्रमुख नायक स्टारडम गिरने लगा और इसके बाद उनके लगभग सभी फिल्में बतौर सहायक अभिनेता ही रही। भले ही शत्रुघ्न सिन्हा खुद को अमिताभ के टक्कर का अभिनेता मानते थे, लेकिन कड़वा सच ये भी था कि शत्रुघ्न सिन्हा के साल में रिलीज हुई सभी फिल्में मिलकर जितनी कमाई करती थी, उतना अमिताभ की एक ही फिल्म कर लेती थी। और यह सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा के साथ नहीं, बल्कि उस दौर के लगभग सभी अभिनेताओं के साथ होता था। खैर, हमारे फहरिस्त में अगले अभिनेता हैं संजीव कुमार। संजीव कुमार को स्टार से ज्यादा अभिनेता के रूप में इज्जत दी जाती थी और उन्होंने कभी अमिताभ को सीधे टक्कर तो नहीं दी, लेकिन इस बात के चर्चे हर तरफ थे कि सिर्फ अच्छे अभिनय से अगर बड़े स्टार बन जाया करते तो संजीव कुमार अमिताभ से बड़े अभिनेता होते। प्रचलित किस्सा ये भी है कि संजीव कुमार अमिताभ की फिल्मों में काम करने के लिए अपनी फीस कई गुना बढ़ा दिया करते थे। जहां अपने लीड रोल की फिल्म पति पत्नी और वो उन्होंने 3 लाख रुपए में साइन की थी, वहीं अमिताभ की फिल्म ईमान धर्म के लिए उन्होंने 12 लाख रुपए लिए थे। इसका कारण बताते हुए संजीव कुमार ने कहा था कि जब वो फिल्म के हीरो होते हैं तो उन पर ये दबाव रहता है कि उन्हें अपने कंधों पर फिल्म हिट करानी है और वो उतनी ही फीस ले सकते हैं जितने की उनकी फिल्म कमाने का मादा रखती है। लेकिन जब उन्हें अमिताभ की फिल्म में कास्ट किया जाता है तो उनके अभिनय के लिए कास्ट किया जाता है, स्टारडम के लिए नहीं, और उनका अभिनय उनके स्टारडम से बड़ा है। यही कारण है कि संजीव कुमार ने त्रिशूल में अमिताभ बच्चन के पिता
बेटा और खुद्दार में उनसे उम्र में बेहद बड़े भाई के रोल स्वीकार किए, जबकि दोनों कलाकारों की उम्र में महज 4 सालों का ही अंतर था। संजीव कुमार ने स्टारडम के मामले में अमिताभ से दबना स्वीकार किया, लेकिन अभिनय के मामले में वो अमिताभ से कभी नहीं दबे। जितेंद्र भी ऐसे ही अभिनेता थे जिन्होंने 80 के दशक में अमिताभ के स्टारडम को टक्कर देने का काम किया था। जितेंद्र हमेशा से ही ये जानते थे कि वो अच्छे अभिनेता नहीं हैं, इसलिए उन्होंने इसकी भरपाई अपने पेशेवर व्यवहार से किया। अमिताभ की तरह जितेंद्र भी वक्त के पाबंद थे और अपने फिटनेस का बेहद ख्याल रखते थे, और यही कारण है कि दोनों कलाकार बहुत लंबे समय तक लीड रोल करते रहे। जब भी जितेंद्र का करियर डावाडोल होता, वो मद्रास चले जाते और साउथ में रीमेक फिल्में करके अपना कैरियर बना लेते। 1980 में जब जितेंद्र ने लाइन से आशा, मांग भरो सजना, जुदाई और ज्योति बनी ज्वाला जैसी हिट फिल्में दी तो रीना रॉय ने यहाँ तक कह दिया कि जितेंद्र अमिताभ से बड़े स्टार हैं। ये बात तब भी होने लगी जब 1983 और 84 में जितेंद्र ने एक के बाद एक 6 बड़ी हिट फिल्में दी, वो भी तब जब अमिताभ ने एक्सीडेंट के कारण फिल्में करना कम कर दिया था। तब ऐसा लगने लगा था कि जितेंद्र अमिताभ को पछाड़ देंगे, लेकिन ये दक्षिण भारतीय फिल्मों के रीमेक की लहर जितनी जल्दी शुरू हुई उतनी ही जल्दी खत्म भी होने लगी, और जल्द ही जितेंद्र की फिल्में लाइन से पिटने लगी। वैसे जितेंद्र और अमिताभ को भी केवल एक ही फिल्म में साथ काम करने का मौका मिला था। इस फिल्म का नाम था गहरी चाल। ये वो समय था जब अमिताभ संघर्ष कर रहे थे और जितेंद्र सुपरस्टार थे। इस फिल्म में अमिताभ हेमा मालिनी के भाई की सहायक भूमिका में नजर आए थे और हीरो जितेंद्र थे, लेकिन इसके कुछ ही साल बाद अमिताभ बड़े स्टार बन गए और जितेंद्र पीछे छूटते चले गए। वैसे जितेंद्र ने कई बार अमिताभ के स्टारडम को चुनौती देने की कोशिश जरूर की, लेकिन कभी उनसे पार नहीं पा सके। आखिर में जिक्र राज बब्बर का आता है, जो ऐसे अभिनेता थे जिन्हें जीवन भर इस बात का मलाल रहा कि अमिताभ के स्टारडम ने उनके कैरियर को आगे बढ़ने नहीं दिया। दरअसल राज बब्बर को फिल्मों में पहला मौका निर्देशक रमेश सिप्पी और प्रकाश मेहरा द्वारा दिया जाने वाला था, जिनके बुलावे पर वो दिल्ली से मुंबई आए थे। ये फिल्में थी रमेश सिप्पी की शक्ति और प्रकाश मेहरा की नमक हलाल। शक्ति फिल्म में रमेश सिप्पी ने उन्हें दिलीप कुमार के साथ साइन किया था, लेकिन बाद में फिल्म के व्यावसायिक पक्ष को देखते हुए राज बब्बर की जगह अमिताभ बच्चन को साइन कर लिया गया और राज बब्बर का कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म होने के कगार पर पहुंच गया। गनीमत रही कि B.R. चोपड़ा की फिल्म इंसाफ का तराजू की सफलता से राज बब्बर स्टार बन गए और उन्हें फिल्मों के ऑफर्स आने शुरू हो गए, लेकिन प्रकाश मेहरा की नमक हलाल उनके हाथों में आते आते निकल गई, क्योंकि अमिताभ को लगा कि उनके साथ एक बड़ा स्टार होना चाहिए, कोई नया कलाकार नहीं। यही कारण है कि राज बब्बर का रोल शशि कपूर को चला गया। अगर ये 2 फिल्में राज बब्बर को मिल गई होती तो शायद राज बब्बर शुरू में ही बड़े स्टार बन जाते, लेकिन राज बब्बर को इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट मुश्किल से ही मिले और अच्छे अभिनेता होते हुए भी वो बहुत बड़े स्टार नहीं बन पाए। यही कारण है कि राज बब्बर ने आजीवन कभी अमिताभ के साथ काम नहीं किया और न ही उन्हें कभी माफ किया। खैर, अंतिम सच यह भी है कि बहुत से कलाकार आए और गए, लेकिन अमिताभ की जगह कोई नहीं ले पाया, न ले पाएगा, और शायद इसीलिए उन्हें बॉलीवुड का शहंशाह कहा जाता है। तो ये थी बॉलीवुड फिल्मों के उन एक्टर्स की सूची जो काबिल तो बहुत थे, लेकिन अमिताभ के स्टारडम के आगे नहीं टिक पाए और उनके साए तले दब गए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।